Hello dear student, welcome today online class सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं अजय सर। हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे, हमारा 6वां चैप्टर चल रहा था मानव अधिवास। और मानव अधिवासों के बारे में हमने परिभाषाएं बता दी थी। मानव अधिवासों के बारे में, स्थायित्व के बारे में, मानव अधिवासों का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसके बारे में भी बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे मानव अधिवासों का वर्गीकरण। तो हाँ तो डियर स्टूडेंट, देखिए, मानव अधिवासों को प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर, यानी प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। तो ये प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर, तो सबसे पहला है ग्रामीण अधिवास, जिन्हें हम ग्रामीण बस्तियां भी कहते हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण अधिवास होता क्या है बच्चों? तो देखिए, ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है। ग्रामीण अधिवासों की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो होती है वो प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है, जैसे कि कृषि है, पशुपालन है, लकड़ी काटना है, मछली पकड़ना है, खनन और वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण आदि। तो ये प्राथमिक व्यवसाय हैं, इन्हीं पर निर्भर होती हैं। अतः ग्रामीण अधिवास मुख्यतः भूमि के विद्वहन पर आधारित होते हैं। जो भूमि से प्राप्त होने वाले संसाधन हैं जितने भी, उन पर ही आधारित होती है। इसके बाद में देखिए, ग्रामीण अधिवासों पर आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है। जो प्रेजेंट में नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास है, उसका प्रभाव जो है वो नगण्य होता है। इसलिए यहाँ सामाजिक संगठन सुदृढ़ एवं मानव मूल्यों में प्रगाढ़ता, यानी गहरे संबंध। प्रगाढ़ता का मतलब क्या होता है बच्चों? गहरे संबंध पाए जाते हैं। सामाजिक संगठन मजबूत होते हैं। सामाजिक मूल्य यानी हितों की व्यक्तिगत मूल्य से ऊपर रखा जाता है। जो सामाजिक मूल्य होते हैं, समाज का हित होता है, उसको व्यक्तिगत यानी अपने हित से ऊपर रखा जाता है। अब आता है ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। तो बच्चों देखिए, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार की बात करें तो मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। यानी मकान कितने कितने दूर हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के लिए भौतिक लक्षण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, जाति, धर्म और सुरक्षा आदि अनेक कारक उत्तरदायी हैं। सामान्यतः ग्रामीण अधिवासों के निम्नलिखित 4 प्रकार दृष्टिगोचर होते हैं। ग्रामीण अधिवास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये है सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। सघन यानी सघन बसे हुए, जहाँ सकरे होते हैं रोड। प्रकीर्ण या एकाकी का मतलब होता है दूर दूर घर। मिश्रित का मतलब होता है सघन और प्रकीर्ण दोनों के बीच का रूप। और पल्ली अधिवास का मतलब होता है छोटे छोटे, जैसे अंगूर के गुच्छ होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इसी प्रकार के अधिवास। अब इनका थोड़ा सा डिटेल है बच्चों। देखिए, सबसे पहला है सघन या गुच्छित अधिवास। तो देखिए, सघन या गुच्छित अधिवास में इन ग्रामीण अधिवासों को पुंजित, संहत, संकेंद्रित, संकुल आदि नामों से जाना जाता है। पुंजिता हो, संहत हो, संकेंद्रित हो, संकुल हो आदि नामों से भी जाना जाता है। सघन ग्रामीण अधिवासों से सघन ग्रामीण अधिवास जो पाए जाते हैं वो उपजाऊ मैदानी भागों, समतल एवं पर्याप्त जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, जिनमें आवास गृह पास पास होते हैं और संपूर्ण गांव सघन बसा होता है। आसान पहुंचने के लिए अनेक इनके साथ सड़कों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सड़कों का निर्माण होता है। आवासों के साथ साथ विद्यालय, सामाजिक व धार्मिक स्थल भी इनमें बने होते हैं। अब सघन बस्तियां देखिए,
इनके क्षेत्र देखिए सघन मैदानी भागों में और समतल और पर्याप्त जल वाले क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब आता है इनकी विशेषताएं। देखिए सबसे पहली विशेषता यह है, ये जो अधिवास होते हैं वो प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे एवं बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं, ऊंचे स्थानों पर बसे होते हैं। दूसरा, सभी आवास जो होते हैं, आवास यानी घर पास पास बने होते हैं। तीसरी विशेषता, सभी आवास एक स्थान पर संकेंद्रित होते हैं, यानी गुच्छा सा बना होता है, एवं बाहरी आक्रमणों का मिलकर मुकाबला भी करते हैं। अगर कोई बाहर से कोई आक्रमण होता है तो उसका मुकाबला करते हैं। सामाजिक प्रगाढ़ता का मतलब होता है सामाजिक जो संबंध गहरे होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। इनमें आवासों की संख्या 40-50 से लेकर सैकड़ों हो सकती है, यानी घरों की संख्या 40-50 से लेकर सैकड़ों होती है। और छठी विशेषता, इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 या अधिक हो सकती है। अब आता है सघन अधिवासों का वितरण के ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार के अधिवास देखिए, इसमें इस प्रकार के अधिवास नदियों के उपजाऊ मैदानों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में सघन ग्रामीण अधिवास गंगा सतलज में के मैदान, इसके अलावा गंगा सतलज का मैदान उपजाऊ मैदान होता है, मालवा के पठार गुजरात, विंध्यन पठार नर्मदा घाटी और राजस्थान के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार आता है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। देखिए ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं, दूर दूर घर होते हैं, इसलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। आवास एक दूसरे से दूर होते हैं, पहली विशेषता ये होती है। दूसरी विशेषता ये है कि व्यक्ति एकाकी रूप में रहता है, अलग परिवार में। तीसरी विशेषता यह है, व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं। इसमें किसी संयुक्त परिवार या बृहद परिवार में नहीं रहता, वह अकेला रहता है और उसी के स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करता है। चौथा, इसमें एक दूसरे के सहयोग की भावना कम होती है। जब अलग अलग रहते हैं तो एक दूसरे की भावना कम हो जाती है। पांचवी विशेषता यह है कि कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है, कृषि में लगी हुई जो जातियां होती हैं। अब इनका वितरण देखिए प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास का, कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य USA, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेरीज प्रदेश ये घास के मैदान हैं। एशिया के स्टेपीज ये भी घास का मैदान है एशिया में। गंगा के खादर क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत के क्षेत्र और तराई का मतलब जहाँ पानी अधिक होता है, तथा भावर क्षेत्र मध्य दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपाज ये घास के मैदान, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स ये भी घास का मैदान है, तथा दक्षिणी अफ्रीका में बेल्डस ये भी घास का मैदान है। प्रदेश दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में तथा मरुस्थलीय प्रदेश में प्रकीर्ण अधिवास प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो बच्चों इनमें से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में प्रकीर्ण अधिवास के उदाहरण दीजिए, कौन कौन से जिले में प्रकीर्ण अधिवास पाया जाता है, तो ये इस तरीके का आंसर आ जाएगा। तीसरा प्रकार है मिश्रित अधिवास। देखिए मिश्रित अधिवास का मतलब होता है सघन और प्रकीर्ण दोनों का मिला जुला रूप। इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। यह सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है। सघन और प्रकीर्ण जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से, जो परिवार में संख्या में वृद्धि होती है उसके होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति में पर्यावरणीय कारणों के स्थान पर पारिवारिक कारण उत्तरदायी होते हैं, जैसे सांगोद कोटा तहसील का खुर्द गाँव। ये सन 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में मिश्रित अधिवास का उदाहरण कौन सा है, तो ये आंसर है इसका कोटा जिले में सांगोद तहसील है। उस सांगोद तहसील में एक गांव है खुर्द, वह गांव इसी प्रकार का मिश्रित अधिवास पाया जाता है। अब आता है पल्ली या पुराना अधिवास। देखिए इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, यानी घर तो अलग अलग होते हैं लेकिन नाम एक ही से जाना जाता है, इसलिए उन सब का नाम एक रहता है।
बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। अलग अलग भाग होते हैं बस्ती के और अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। इसका वितरण देखिए, पर्वतीय प्रदेशों की जो निचली घाटियाँ हैं उनमें तथा खनन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के आवास यानी घर दिखाई देते हैं। अब आता है ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप। तो बच्चों देखिए, ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि प्रतिरूप होता क्या है। तो ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप का मतलब होता है कि गांव किस प्रतिरूप को प्राप्त है या गांव किस रूप में दिखाई देता है। लंबाकार है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है या स्टार की तरह है या अरीय प्रतिरूप है, यानी जैसा गांव का आकार होता है वही आकार उसका प्रतिरूप कहलाता है। तो देखिए, अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों के प्रतिरूप कहा जाता है। अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर जो बसाव की आकृति जैसी होती है उसके किए गए विभाजन को अधिवासों के प्रतिरूप कहा जाता है। अंडरलाइन है, इसका आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, अधिवासों के प्रतिरूप किसे कहते हैं। ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूपों को प्राकृतिक कारक जो हैं, ग्रामीण जो अधिवास जितने भी दिखाई देते हैं उनके प्रतिरूपों को धरातल का स्वरूप, नदियाँ, जलाशय, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, परिवहन मार्ग एवं धार्मिक स्थल आदि निर्धारित करते हैं। आकृति के आधार पर ग्रामीण अधिवासियों के निम्नलिखित प्रतिरूप निर्धारित किए जा सकते हैं। तो बच्चों ये बहुत सारे प्रतिरूप हैं, वो कल पढ़ाएंगे इसको। इससे पहले जितने भी ये प्रतिरूप आएंगे इनमें से प्रतिरूप में से 101% क्वेश्चन आता है एक, और प्रतिरूप का चित्र भी आता है और प्रतिरूप के बारे में भी पूछा जाता है। तो बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से प्रतिरूपों में से, और इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आता है धारावी बस्ती मुंबई का आगे केस स्टडी करते हैं उसमें से आएगा। तो इस तरीके से ये 4 अंकों का पाठ है। तो कल से हम पढ़ाएंगे यहाँ से, देखिए प्रतिरूपों के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस, धन्यवाद।